आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के साथ विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास सोडियम धातु है, तो उसमें जो है विभिन्न तरंगों के साथ कह रहा है विकिरणित किया जाता है मतलब विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उसमें डाला जाता है। लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य का मान नैनोमीटर में दे दिया है, 500, 450 और 400। और जो विकिरण है उसकी वेलोसिटी दे दिया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, v × 10⁻⁵ और v इसका मतलब यह है कि इसमें गुणा होगा 2.55 का या 4.35 या 5.35। तो कह रहा है देहली तरंगदैर्ध्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तथा प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए और प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू मान लिया है कि माना कि देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 नैनोमीटर है, अर्थात लैम्डा 0 × 10⁻⁹ मीटर है। नैनोमीटर में माना है, नैनोमीटर का मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया कि माना कि देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 नैनोमीटर है, अर्थात लैम्डा 0 × 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ पूछा है, देहली तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा 0 और प्लैंक कांस्टेंट। तो अब लैम्डा दे दिया है, लैम्डा 0 पूछ रहा है, तो हमको दो चीज़ दी गई है, एक लैम्डा दिया गया है और एक वेलोसिटी यानी तरंगदैर्ध्य और वेग दे दिया है। तरंगदैर्ध्य और वेग दे दिया है, तो जब तरंगदैर्ध्य और वेग दे दिया है तो हमको ऊर्जा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सोडियम धातु की सतह पर पड़ रही है, सोडियम धातु है मान लीजिए, इसकी सतह पर ये प्रकाश की किरण पड़ रही है hν। तो अब इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस ऊर्जा के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देहली तरंगदैर्ध्य या देहली आवृत्ति के बराबर मतलब hν ऊर्जा के बराबर ये खा जाएगा। इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन या कार्य फलन इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को कार्य फलन बोल देंगे। तो कार्य फलन जितना होता है उतनी ऊर्जा ये धातु की सतह खा जाती है। तो अब ये ऊर्जा बराबर कार्य फलन धन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, hν हमारी टोटल ऊर्जा है और hν 0 कार्य फलन है प्लस इलेक्ट्रॉन की पूरी ऊर्जा 12 mv², क्योंकि गतिज ऊर्जा के रूप में रहेगी। अब इसको इधर ले आएंगे तो hν - hν 0 हो जाएगा बराबर 12 mv²। तो h हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ν - ν 0 बराबर 12 mv² हो जाएगा, 12 mv² हो जाएगा। अब इसको चूंकि हमको देहली तरंगदैर्ध्य दी गई है तो ν को तरंगदैर्ध्य में बदलेंगे आवृत्ति को, तो आवृत्ति का उल्टा तरंगदैर्ध्य होता है। तो h ब्रैकेट में यह आवृत्ति है, सही नहीं चल रहा, तो ब्रैकेट में आवृत्ति है h, ब्रैकेट में जो आवृत्ति है उसको देख लिखाना है। तो 1/λ हो जाएगा ν की जगह, माइनस ν 0 की जगह 1/λ0 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 12 mv² के। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है। और ये हाँ hc हो जाएगा, E = hν बराबर hc/λ होता है। तो ये h भी आ जाएगा। जब हमने लिखा है E
एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू 0 बराबर हाफ mv²। तो अगर इसको हम लैम्डा में बदलेंगे तो 1/λ होगा, तो यहाँ c आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये c भी साथ में है, तो ये c यहाँ आ जाएगा। तो वही hc/λ माइनस 1/λ0 बराबर हाफ mv²। अब तीनों प्रयोगों के दिए गए परिणामों को समीकरण 2 में स्थापित करने पर, अब ये समीकरण 2 है जो तीनों के परिणाम है। तो पहले क्या था, तो hc/, अब देखिए नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10⁻⁹ का गुणा कर दिया ये इसमें तरंग दैर्ध्य में, और ब्रैकेट में पहले में 500 था माइनस 1/λ0 इक्वल टू 1/2 m इंटू v, वेग हमको दिया था 2.55 इंटू 10⁻⁶, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं पीछे। ये देखिए पहले 500 दिया है तरंग दैर्ध्य, फिर 4, 450, फिर 4, वेग हमको 2.55 दिया है, 10⁻⁻5 है इधर। अब देखिए थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। तो इसमें hc और 10⁻⁹ को कॉमन नहीं लिया, जो नैनोमीटर में हमने बदला है उसको यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, पूरा लिख दिया है। तो 500 × 10⁻⁹ हो गया माइनस 1/λ0 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1/2 m। अब देखिए जो लिखा था 2.55 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻2 कर दिया मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। इसको कुल मिला के इस तरह किया है कि यहाँ जो लिखा है 10⁻⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये 2.55 इंटू 10⁻⁵ वैसे लिखा रहने दिया है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 10⁻⁻2 का और गुणा कर दिया है। वो काम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर अलग से करके दिखाया है। 2.55 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻2 कर दिया है, इस तरीके से किया है इसमें। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2.55 इंटू 10 ये लिखा हुआ है, तो ये +5 होना चाहिए। यहाँ पर जो दिखा रहा है +5 होगा तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो जब हम इसको +5 करेंगे और इस मीटर प्रति सेकंड को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा होगा, तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 और यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, हाफ mv² है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा 2.55 इंटू 10⁻+3 आएगा, तभी जब ये स्क्वायर होगा तो +6 होगा। और यहाँ पर 10⁻⁻9 कॉमन ले लेगा, hc है ही, 10⁻�9 कॉमन ले लेगा, तो ब्रैकेट में 1/500 माइनस 1/λ0 बचेगा इक्वल टू 1/2 m, और ये ब्रैकेट में इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। इस पे कहीं कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा, या -5 जो लिख रहा है, या -5 ये जहाँ तक +5 होगा तभी आंसर आएगा। वैसे हमको मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, बाकी तो जो क्वेश्चन देगा उस हिसाब से हम निकाल ही लेंगे। तो ये hc हो गया, अपन 10⁻⁹ कॉमन ले लिया, तो 1/500 माइनस 1/λ0 इक्वल टू 1/2 m इंटू v हमको यहाँ पर दिया गया है, ये दे दिया है। पहले के लिए 2.55, दूसरे के लिए 4.535, तीसरे के लिए 5.35, और इसमें 10⁻+5 का गुणा करना है। प्लस होगा तभी आंसर आ पाएगा। तो जब प्लस होगा 10⁻⁻2 का गुणा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, तो +3 आ जाएगा। उसी का जब
स्क्वायर होगा तो +6 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है, इसको समझिएगा। तो देखिए पहले के लिए 2.55 × 10⁻6 हो गया, दूसरे के लिए 4.35 × 10⁻6, तीसरे के लिए 5.35 × 10⁻6, और सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक है, इसको अपना समझिएगा। वैसे कैलकुलेशन से मेन मतलब है, बाकी तरीके सब वही हैं और इसी तरह आंसर निकाला जाएगा। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, ये समीकरण 4 है इसको 3 से भाग दे देंगे, मतलब इसको ऐसे बटे कर देंगे यहाँ से पूरा, तो हमारा ये पूरा ये और ये कट जाएगा, और ये पूरा ये कट जाएगा। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, तो ये 4 ऊपर रहेगा और ये तीसरा नीचे रहेगा। तो जब भाग देंगे हम इसको तो ऐसे भाग चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो अब ये चूंकि ऊपर है तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा 4.35 अपान, ये नीचे चला जाएगा 2.55, क्योंकि 4 में 3 को भाग देना। इसी प्रकार ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा ऊपर चला गया, तो λ0 - 450 हो गया अपान 450 λ0 गुणे, अब ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो इसको देखिए कैसे लिखा है 500 λ0 अपान λ0 - 500। अब ये लिखा कैसे, इसको ऐसे कामन लेकर के लिखना, जैसे कामन लिया जाता है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो λ0 - 450 हो जाएगा अपान, ये दोनों का गुणा करके लिखेंगे 450 λ0। अब इसको भाग में न लिख के गुणा में लिखा है ऊपर वाले को, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो ये देखिए ऊपर यहाँ नीचे 450 λ0 लिखा है, तो यहाँ पर अब ऊपर 500 गुणे λ0 लिखा है, और नीचे λ0 - 500 हो गया। और ये ऊपर था तो 4.35 अपान ये नीचे था तो 2.55, ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इस कैलकुलेशन का विशेष मतलब नहीं बच्चा, न सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो भी कोई फर्क पड़ता, या नैनोमीटर को मीटर में बदलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुलना की जा रही तो सब कट जा रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो λ0 - 450 बटे λ0 - 500 हो जाएगा, ये बटे ये हो जाएगा, बराबर 4.35 अपान 2.55 का होल स्क्वायर इंटू, ये इधर आ जाएगा, λ0 से λ0 कट जाएगा, ये इधर आएगा इस साइड, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए ये ऊपर चला गया 450, ये नीचे आ गया 500, सॉल्व करने पे आ गया 2.619। ये आया हमारा λ0 - 450 अपान λ0 - 500। अब λ0 - 450 तो ये इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा का इसमें गुणा होगा, तो λ0 में जब इसका गुणा होगा तो 2.619 λ0 - 500 इंटू, अब इसका गुणा होगा इस 500 में तो 2.619 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.619 λ0 बराबर 1309.5 माइनस 450 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 859.5। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो λ0 में तो ये इधर होगा, और जो इस घटाने पे बचेगा वो भाग में चला जाएगा, तो 859.5 अपान 1.619 इक्वल टू 530.88 यानी लगभग 531 नैनोमीटर। प्लैंक स्थिरांक h का मान λ0 के मान को तीनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब λ0 का मान जो है किसी एक में रख देंगे, इनमें से किसी एक में λ0 का मान, तो ये प्रकाश का वेग हमको पता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है जो निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे और प्रकाश का वेग रख देंगे तो प्लैंक कांस्टेंट निकल आएगा।
क्योंकि दो ही अज्ञात हैं, एक ये m और एक ये c। तो ये जो ये निकला है इलेक्ट्रॉन, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg हम लोग पढ़ते थे। और c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ रख देंगे तो h का मान हमको निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है विकिरण जो रेडिएशन डाली जा रही है उसका तरंग दैर्ध्य हमको दे दिया है, ये हमारा लैम्डा है और ये हमारा पावर वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा लैम्डा। इतनी चीज दे दिया है। तो कार्यफलन मतलब W0 पूछ रहा है। तो आपतित विकिरण की ऊर्जा h बराबर hc/λ होती है, ये हमको पता है। इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³ प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ अपान लैम्डा हमको दे दिया नैनोमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो 256.7 × 10⁻9 का गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया 7.74 × 10⁻9 जूल का है। और देखिए चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6021 × 10⁻19 जूल होता है। तो जो ये आ गया जूल में, ये जो जूल में आया है इसमें इतने का गुणा कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। इसका मतलब इसमें 1.6021 × 10⁻19 का गुणा हुआ है, तब ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इसमें गुणा किया गया। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो हमको ऊर्जा जो विकिरण की डाली जा रही है, विकिरण जो डाली जा रही है उसकी ऊर्जा कितनी आ गई 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने बदला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसको वोल्ट दिया गया है, कितने वोल्ट द्वारा रोका जा सकता है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर उत्सर्जन को रोकने के लिए लगाया गया विभव। अब गतिज ऊर्जा, अब देखिए कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको रोकना है। तो अगर रोकना है तो जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसके उल्टा उतना ही हमको लगाना पड़ेगा वोल्टेज, यहाँ कह सकते हैं विभव। तो इसीलिए कह रहा है कि वोल्टेज इसलिए कह रहा है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे बात है इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने, आवेश के चलने की दर को ही हम लोग, आवेश प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं। तो करंट में हमेशा वोल्टेज लिया जाता है पावर के रूप में। जैसे हम ऐसे कोई पिंड जा रहा है उसमें लगाते हैं तो उसको बल कहा जाता है कि रोकने के लिए बल लगा रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो चूंकि वहाँ विद्युत धारा की स्थिति है तो वहाँ पर रोकने के लिए उसी में जो हम यहाँ पर बल लगाते थे वहाँ पर वो वोल्टेज कहा जाएगा। तो वही कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर उत्सर्जन को रोकने के लिए लगाया गया विभव यानी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको दिया है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो वोल्ट लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थोड़ा गलती हो गई है, ये लिखना भूल गया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए आपतित विकिरण की ऊर्जा, अब आपतित विकिरण की ऊर्जा hν बराबर वो आएगा, धातु की सतह पर टकराएगी प्रकाश की विकिरण तो कुछ ये खा जाएगा। कितना खाता है? hν 0 खाता है, बाकी
इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। तो एच न्यू बराबर ये इतना हमारा ये कार्य फलन है। कार्य फलन मतलब धातु की सतह इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले गर्म होने में इतनी खा जाएगी, तो इतना खा गया, इतने से गतिज ऊर्जा होगी। तो वही लिख दिया, आपतित विकिरण की ऊर्जा एच न्यू बराबर कार्य फलन एच न्यू 0 प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी हाफ mve²। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। अब इसको देखते हैं। तो कार्य फलन कितना हो जाएगा, जब कार्य फलन इधर आएगा तो ये आपतित विकिरण की ऊर्जा में गतिज ऊर्जा घट जाएगी। कई बार हम लोग करके दिखा चुके हैं। इसको इस तरह लिखेंगे, एच न्यू इक्वल टू कार्य फलन W0 लिख दीजिए, जिसको एच न्यू 0 लिखते थे, माइनस काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। तो अगर हमको काइनेटिक कार्य फलन W0 निकालना है तो W0 इधर बचेगा, इधर ये एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये इधर प्लस में है, कार्य फलन इधर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा बराबर कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर घटेगा तो एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बराबर W0। तो वही W0 बराबर एच न्यू हमारी कुल ऊर्जा 4.83 हमने निकाला है, माइनस गतिज ऊर्जा कितनी थी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये घटाने पे आ गया 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको ध्यान देना है। और ये हमारा जो गतिज ऊर्जा हमने निकाली विकिरण की, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6021 × 10⁻19 का गुणा कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है यदि 150 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटॉन एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेग से बाहर निकल। ये देखिए 10 टू पावर है, इसको ध्यान देना है। देखिए 1.5 × 10⁻7, ये 7 ऊपर है, 107 नहीं है। तो कह रहा है उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे नाभिक से बंधा हुआ है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। तो कह रहा है यदि इतने पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटॉन एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन इतने वेग से बाहर निकलता है, तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे यह नाभिक से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले हम इतने पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा निकाल लें। तो देखिए आपतित विकिरण की ऊर्जा बराबर hc बराबर एच न्यू बराबर hc/λ होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है तो 6.626 × 10⁻⁻34 हो गया। c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ होता है। अपान इतने पिकोमीटर है तरंगदैर्घ्य तो वो 150 × 10⁻12 हो गया, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। तो इसको मीटर में बदल लिया। अब इसको सॉल्व किए तो 1.325 × 10⁻15 जूल हमारे पास ऊर्जा आ गई। अब देखिए कह रहा है कि जब इतनी ऊर्जा ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है यहाँ पर। तो अब ये ऊर्जा जो है इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाती है। जब टकराएगी तो ये नाभिक जो इसको पकड़े हुए है, अगर उससे ज्यादा होगी तो ये इस कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और ये ऊर्जा जो है इसमें जितना ये आकर्षण से पकड़े हुए है उतना घटाने पर गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि इसको इस आकर्षण से निकालने के लिए जितने आकर्षण की ऊर्जा से बंधा है उतनी इसको निकालने में खर्च हो जाएगी। जैसे सतह पर किसी मेटल यानी धातु की सतह पर जब फोटॉन टकराते थे एच न्यू, तो धातु की सतह खा जाती थी, उसको निकालने के लिए उसी को कार्यफलन कहते थे। तो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा घटा दिया जाता था, तो जितनी ऊर्जा बचती थी
वो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा के रूप में जाती थी। तो इसको निकालने के लिए जो नाभिक का आकर्षण बल है उतनी ऊर्जा जब घटा देंगे तो जो बची ऊर्जा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को वेग प्रदान गतिज ऊर्जा के रूप में उसमें चली जाएगी इलेक्ट्रॉन में। तो वही कह रहा है कि बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन इतने वेग से बाहर निकलता है, तो इतने वेग से बाहर निकलता है तो इसकी गतिज ऊर्जा हम निकाल लें। और जो ये फोटान की गतिज ऊर्जा निकाला है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फोटान की जो ऊर्जा है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को घटा दें तो जो बचेगा माइनस में वही ये खा गया, वही इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण बल से निकालने में खा गया। तो देखिए ये देखिए गतिज ऊर्जा निकाल लिया। कुल मिला के इसको इस तरह समझिए कि जैसे h बराबर h0 प्लस हाफ mv², ये ऊर्जा है हमारी फोटान की जो टकरा रही है इस इलेक्ट्रॉन से। तो ये ऊर्जा जो कार्य फलन है और ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो कार्य फलन है ये धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल हो जाती थी, बाकी जो बचती थी वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन में जाती थी। तो यहाँ उसी तरह होगा, इस नाभिक के आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए ये इतनी ऊर्जा खा जाएगा। तो जो ये बचेगी अगर हमको निकालना हो कि इसकी गतिज ऊर्जा कितना है, ये कार्यफलन निकालना हो, तो अब E माइनस W0 बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। या अगर हमको W0 निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर W0 हो जाएगा। तो ये निकालना है, तो जो कुल ऊर्जा है फोटॉन की उसमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटा देंगे। तो इसीलिए देखिए अब ये गतिज ऊर्जा निकालना है। तो हाफ mv², m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। v वेग हमको दिया है 1.5 × 10⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v² है। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.025 × 10⁻16 जूल। अब इस कुल ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम घटा दें तो इसको निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई वो निकल आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसने वही किया कि वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है बराबर कुल आपतित ऊर्जा माइनस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो आपतित ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। ये देखिए आपतित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिख दिया, यहाँ घटा दिया तो आ गया 1.2222 × 5 × 10⁻15 जूल बराबर 7.63 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को करना, वो घुमाए कितना भी, लेकिन अगर आपको सिद्धांत पता चल गया कितना भी घुमाए आप लोग निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाश्चन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण सेकेंड कक्ष से आरंभ होता है, कक्ष n बराबर 3 में समाप्त होता है तथा इसे 3.29 × 10⁻15 हर्ट्ज ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है। यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रेक्षित होता है तो के मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। यहाँ पर देखिए कुछ छूट गया है, इसको इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश वाली बुक में कह रहा है कि इमिशन ट्रांजिशंस इन द पाश्चन सीरीज इंड एट ऑर्बिट n बराबर 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n। वो देखिए जो दो लाइन खींची थी वो n था, यहाँ पर ये देखिए n से आरंभ होता है, ये गलत लिखा है। दो लाइन जो खींची ये n है, n से, इसको सही कर लीजिएगा अपनी किताब में। तो कह रहा है n बराबर 3 ऑर्बिट से स्टार्ट होता है और n पर समाप्त होता है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और उसको इस तरह दिखाया जा सकता है न्यू यानी आवृत्ति बराबर 3.29 × 10⁻15 हर्ट्ज
ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। तो कह रहा है n की वैल्यू का परिकलन कीजिए और ये मानिए कि जो है ट्रांजिशन जो हो रहा है, जो विकिरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 1285 नैनोमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम का रीजन भी हमें प्राप्त करना है कि किस स्तर पर स्पेक्ट्रम है, कौन से क्षेत्र में। तो इसको आप देखते हैं। स्पेक्ट्रम के मान की गणना कैलकुलेट n। तो यहाँ पर जो दिया है संक्रमण इतने नैनोमीटर प्रतिशत होता है, तो n के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर n छूट गया है, n जो यहाँ पर ये n है, इसी को पूछ रहा है कि n के मान की गणना कीजिए कि कहाँ से पाश्चन में, लाइमन बामर पाश्चन, तीसरे नंबर पर पाश्चन आता है, इसका मतलब लाइमन बामर पाश्चन। तो ये n बराबर 1 के लिए है, n बराबर 2 के लिए है, n बराबर 3 के लिए। तो 3 में आ रहा है और n की वैल्यू हमको नहीं बताया है। तो कह रहा है ये n की वैल्यू बताना है और जो स्पेक्ट्रम है तो n के मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए, स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो अब इसको देखते हैं। तो देखिए प्रेक्षित संक्रमण की आवृत्ति, अब हमको तरंग दैर्घ्य दे दिया है 1285 नैनोमीटर, यहाँ पर देखिए। तो इससे हम आवृत्ति निकाल लेंगे। तो आवृत्ति न्यू इक्वल टू c/λ होता है। तो c हमारा प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ बटे 1285, इसको नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ का गुणा होगा। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.3346 × 10⁻14 प्रति सेकंड या सेकंड की पावर -1, या इसी को हर्ट्ज कह सकते हैं। आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज भी होता है। अब देखिए जो हमको फार्मूला दिया गया है न्यू बराबर, देखिए फार्मूला हमको बता दिया है इतने हर्ट्ज, 3.29 × 10⁻15 हर्ट्ज, ब्रैकेट में 1/3 की स्क्वायर अपान 1/n का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको दे दिया है, तो इसी आधार पर इसको लिख देंगे। तो 2.3346 × 10⁻14 ये न्यू की वैल्यू हमने रख दिया, बराबर ये फार्मूला हमको पूरा दिया गया है 3.29 × 10⁻15 ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, केवल हमको न्यू निकालना था। न्यू क्योंकि न्यू बराबर ये फार्मूला दिया था, तो न्यू की वैल्यू हम निकाल के यहाँ रख दिए। अब ये इसी तरह सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25n², 24.9 आएगी, तो लगभग 25 है, तो n का अगर हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1285 नैनोमीटर का विकिरण अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ये इतना हो गया। अब ये हमारा अल्ट्रावायलेट में था, अल्ट्रावायलेट ये हमारा अवरक्त किरणों में पड़ता था, अल्ट्रावायलेट में ये दृश्य प्रकाश में था। ये अवरक्त था, ये दूर अवरक्त था, ये सुदूर अवरक्त था। तो n बराबर 5 है तो सुदूर नहीं उसने लिखा, अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है। तो n बराबर 5 है तो अवरक्त क्षेत्र से। ये पूरा सारणी बनी हुई है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा। ये अल्ट्रावायलेट था, हम लिख नहीं रहे हैं अल्ट्रावायलेट। ये विजिबल लाइट में था, ये भी इंफ्रारेड था,
ये भी इंफ्रारेड था और ये भी इंफ्रारेड था। और हिंदी वाले में और स्पष्ट किया है, अवरक्त, दूर अवरक्त, सुदूर अवरक्त, मतलब ये दूर वाला होगा या और दूर वाला, इस तरह। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 56। इसकी स्टडी अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे।